तो डिफ्रैक्शन होता क्या है, पहली बात तो ये, फॉर्मूले वगैरह तो पढ़ लेंगे, सारे सॉल्व हो जाएंगे। डिफ्रैक्शन होता क्या है, रे ऑप्टिक्स कहां तक वैलिड है? तो मैंने आपको कहा रे ऑप्टिक्स में लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, अगर मैं इसको रे ऑप्टिक्स से सोचता तो पीछे क्या बननी चाहिए थी, एक इल्यूमिनेशन और बाकी सब तरफ ज्योमेट्रिकल शैडो, पर ऐसा हुआ नहीं। लाइट क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, फैल गई, और फैल कर कहां पहुंच गई, अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में। मैंने जो प्रैक्टिकल किया उसका प्रिडिक्टेड आउटकम ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो लाइट का बेंड होना, स्प्रेड होना, और कहां पहुंच जाना, अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन। ये देखिए, ये डिफ्रैक्शन है। ये देखिए, लाइट स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड होके कहां पहुंच रही है, अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में। सेंट्रल ब्राइट देखो आप ध्यान से, सेंट्रल ब्राइट की चौड़ाई ज्यादा है और सेंट्रल ब्राइट की चमक भी ज्यादा है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो ये भी बताया जाता है इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर इसकी चमक 100 रुपया है तो इसकी 4% ही रह जाती है। कितनी रह जाती है, 4 का मतलब समझे आप कि कितनी जबरदस्त कम हो गई। ऐसे ही डेटा बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। 100% से सीधी तो सोचो लगातार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, चौथे पांचवे के बाद तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगी। ये इसको वाईडीएससी से अलग करता है। वाईडीएससी में सारी फ्रिंजेस की जो चमक होती है वो बराबर होती है, डिफ्रैक्शन में सभी की चमक बराबर नहीं होती, विड्थ भी इक्वल नहीं होती, सेंट्रल की सबसे ज्यादा विड्थ होती है। पहली बात, ये पैटर्न देखिए, ये दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। ये देखिए, एक ही स्लिट है, हर छोटी बात फिर से समझिए ताकि समझ में आए। सिंगल स्लिट, वाईडीएससी में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ये सिंगल स्लिट है। करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फ्रॉनहोफर। सिंगल स्लिट, ये जो दूरी है ये है ए, ये दूरी है ए, और जो मैंने आपको कहा पहला मिनीमा आएगा, ये अपन को याद होना चाहिए। पहला मिनीमा y बराबर लैम्डा डी बाय ए, डी ये वाली दूरी, ये आपकी स्क्रीन। 10वीं बार बता रहा हूं, स्क्रीन पे ऐसे सांप नहीं लौटते। स्क्रीन पे तो ये मैक्सिमम मिनिमा बनता है। ये पर्दा देखो, पर्दे पर तो मैक्सिमम मिनिमा बनेगा। ये तो उनकी तीव्रता का ग्राफ है। आप खुद देखो कितना बढ़िया प्रैक्टिकल डायग्राम है। बीच वाले की चमक ज्यादा है, फिर देखिए चमक लगातार कम होती जा रही है। यहां भी देखिए चमक लगातार कम हो रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, और वो था इंटरफेरेंस। क्या फॉर्मूले चालू करें क्या? देख लीजिए। अब मुझे केवल इसमें एक पॉइंट याद करना है, बाकी सारे बन जाएंगे। कल आपने चित्र बना रखा था तो आप वापस मत बनाइएगा। चलो आप सब समझ लो। ये दूरी बोलो, ये वाली दूरी ए, ये दूरी बोलो डी। छोटा ए तो कहलाता है विड्थ ऑफ स्लिट। छोटा ए क्या कहलाता है? विड्थ ऑफ स्लिट। लिखा हुआ है देख लो, उसी को पढ़ लो। छोटा ए विड्थ ऑफ स्लिट, डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। पर्दे पे जो पैटर्न बन रहा है वो देखिए, पर्दे पर पैटर्न ये बन रहा है। क्या ये बात सही है? ये कौन है? फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ये वाली दूरी y, और ये लैम्डा डी बाय ए। बोलिए, क्या बात क्लियर है? अब सवाल देखते जाइएगा, मैं इसी में लिखा रहा हूं क्या क्या पॉइंट पूछे जाएगा। पहला, यही स्टार लगा के लिखिए,
पोजीशन ऑफ, डायग्राम के पास में डायग्राम बना हुआ है, वापस नहीं बनेगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, वहीं चित्र बना हुआ है उसके पास ही लिखेंगे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। बताइए पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितना, लैम्डा डी बाय ए, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा लैम्डा डी बाय ए। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, कहां पर पहला मिनिमा प्राप्त हो रहा है, कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है, लैम्डा डी बाय ए। बोलो बात क्लियर। अगला देखना, डिस्टेंस बिटवीन, ये सब परीक्षा के सवाल हैं अभी आने वाले, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड्स ऑन either side of central maxima। अब सिर्फ इस चित्र से ही सारी बात हो जाएंगी, यही मजेदार है। अब आप लैंग्वेज पढ़ो तो मजा आएगा। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड, अब डार्क बैंड कहां कहां, ईमानदारी से बताओ, ये रहा डार्क, ये रहा डार्क। अब खुद बताइए इन दोनों डार्क बैंड के बीच की दूरी तुम्हारी समझ क्या कह रही है, क्या वो 2y नहीं है, y ऊपर y नीचे, कुछ भी याद नहीं करना, केवल इस y को आपने याद कर लिया, सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आप लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज क्या कह रहा है पढ़ो ना, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड, ऊपर भी डार्क बैंड है नीचे भी डार्क बैंड है, इनके बीच की दूरी बताइए 2y, y आपको याद है, इसका क्या कर दो डबल 2 लैम्डा डी बाय ए। तसल्ली से देखो, ये भी सवाल आने वाले हैं, तसल्ली से देखिए। भाई कभी कभार क्या कर देता है, इसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देता है। सोचो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, जब लाइट आएगी, ये लाइट आई, तो बताइए ये कहां फोकस करेगा, अपनी फोकल लेंथ पे ही तो करेगा, और फोकल लेंथ पर ही हमने क्या रखा हुआ स्क्रीन। तो भाई कभी कभार होशियारी करता है, वो डी नहीं देता, वो इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या देता है, फोकल लेंथ। तो जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी वही तो डी होगा। क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ। डी पर कौन है भाई, स्क्रीन है जहां पर पैटर्न आ रहा है। ठीक है, बात नंबर एक, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वह, पैरेलल लाइट आएगी तो कहां कन्वर्ट करेगी, फोकस पे, तो पैटर्न कहां बनेगा, फोकस पे। पैटर्न बनता कहां है, स्क्रीन पर। स्क्रीन की दूरी क्या होती है, डी, तो वास्तव में डी डी नहीं है, एफ है। सर एक बार और बोलो, सुबह का समय अभी नींद ही नहीं खोली, वापस सुन, अपनी क्या दिक्कत है, तो उसमें कोई घिसाई थोड़ी ना हो रही हमारी, वापस सुन। स्क्रीन क्या है, जहां पे पैटर्न मिल रहा है, ठीक बात है। स्क्रीन की दूरी क्या होती है, कैपिटल डी, बोलो ये बात ठीक है। अब मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है एफ, पैरेलल लाइट आएगी, फोकस पे मिलेगी, फोकस पे मिलना मतलब वहां पे मुझे स्क्रीन रखनी पड़ेगी, तभी तो मुझे वो पैटर्न दिखाई देगा। तो कभी कभार वो कॉन्वेक्स लेंस की क्या दे देता है, फोकल लेंथ। तो जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी वो किसकी तरह काम करेगी, डी की तरह। वास्तव में ये जो एफ है वही डी की तरह यूज होगा, वही डी की तरह यूज होगा। बोलिए, तीसरा प्रश्न वो पूछेगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताओ। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा है कहां, एंजॉय करो, इस डायग्राम में पूरा डिफ्रैक्शन है, अभी तुम थोड़ा सा अलर्ट ही नहीं हो पाए हो, 15-20 मिनट और लगेंगे तुम्हें अभी सेट होने में। सेंट्रल मैक्सिमा, ये रहा सेंट्रल मैक्सिमा, ये रही इसकी चौड़ाई, चित्र देख के बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है,
y ऊपर और y, तो सेंट्रल मैक्सिमम चौड़ाई हो गई 2y y कितना है लैम्डा डी बाय। सबसे ज्यादा पूछा जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सब कुछ डायग्राम से आएगा बेटा, केवल एक डायग्राम ही सारे प्रश्नों का उत्तर है, बस तेरे समझ में आना चाहिए। ये सब सवाल हैं जो जो मैं स्टार लगा के रख रहा हूं। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बड़ा डी छोटा ए को बार बार समझो, इसको फोकस करो। 5 मिनट ज्यादा लगा दो ना यार, दिक्कत क्या है। जब अपन को पता है कि अपन को डर लगता है सवालों में, तो लगाओ ना बड़ा डी। बोलो बड़ा डी कौन है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। छोटा ए विड्थ ऑफ स्लिट, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट है, इसमें कितनी स्लिट है एक। इतनी बातें बोलो तो उससे क्या टॉपिक में जुड़ाव तुम्हारा बढ़ेगा। अच्छा ए क्या है, डी क्या है, कभी कभार वो कॉन्वेक्स लेंस दे देता है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वही डी की तरह व्यवहार करती है। इतने बातें बोल बोल कर क्या होता है, उस टॉपिक के साथ आपकी कनेक्शन बैठता है, कनेक्टिविटी बनती है, प्रश्न करने में मजा आता है। ये आगे साहब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब अगला करना गौर, मजा आ जाएगा। अगला गौर करना, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सोचिए। YDSE जिंदाबाद। एंगुलर में कैपिटल डी के दर्शन नहीं होते, कैपिटल डी उड़ा दो, 2 लैम्डा बाय ए। देखते चलो, तुम्हें 5-6 फॉर्मूले लग रहे हैं, हमें तो सब एक ही बात लग रही है कि केवल y याद किया सब कुछ याद हो गया। ये सब नीट के सवाल हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। और केवल शॉर्ट नोट में केवल डायग्राम बनेगा, डायग्राम से सारी बातें निकलकर आ जाएंगी। और सुनना, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब सोचिए एंगुलर पोजीशन, एंगुलर तुम्हें कठिन लग रहा है, पहले तुम पोजीशन बता दो। उंगली रखो, पहला मिनिमा कहाँ है, उंगली रखो, ये रहा है ना, उंगली तो रखो। क्या पहला मिनिमा है का पता ही नहीं चल रहा तुम्हें, तुम क्या ही कर रहे हो। ये पहला मिनिमा, ये इसकी पोजीशन है। मुझे तो एंगुलर चाहिए, कैपिटल डी नहीं आएगा, तो क्या बचेगा लैम्डा बाय ए, लैम्डा बाय ए। दिस इज द एंगुलर पोजीशन। तीसरी बार सुन लो, एंगुलर पोजीशन के फॉर्मूलों में कैपिटल डी के दर्शन नहीं होते। बोलिए क्या बात क्लियर है। फिर मिनिमा, 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 इसका पूरा नाम मैंने कल आपको बताया था, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा को सेंटर, बाकी सब में सेकेंडरी। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा वो होती है ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ये होती है साहब ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाय 2। सबके प्रूफ अवेलेबल हैं, पर परीक्षा के लिए हमें सीधे दिमाग में इन बातों को ध्यान रखना है। इस अकेले स्लाइड की ताकत
डिफ्रैक्शन के सारे प्रश्न हल करने में है। 5-6 मेरे साथ करिए, 5-6 घर पे कर लीजिए, इतने में काम हो जाएगा। कुल 5 प्रश्न ही आए हैं पिछले 15 साल में। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन छोटे टॉपिक हैं, इंटरफेरेंस ज्यादा बड़ा टॉपिक है, उससे ही सवाल पूछा जाता है। तो आप खुद ईएलपी का वेटेज देखो, सर ने ईएलपी 1 तो 32 सवाल रखे हैं किस पर, वाईडीएसई पर डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन मिलाकर ही 20 सवाल है। तो सीधा आपको वो देता है कि डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन छोटे चैप्टर है। खुद देखो एक एक लेक्चर में हुए हैं, वो उसको लग गए 4.5 लेक्चर पढ़ाने में। बहुत चीजें समझ में आती हैं ईएलपी का वेटेज देखकर, एक्सरसाइज 3 के नंबर ऑफ क्वेश्चन देखकर कि किसके टॉपिक के सवाल ज्यादा आते हैं। इसे स्मार्टनेस कहते हैं। यार कहाँ में प्रैक्टिस करनी है, कौन से एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, किस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। अगर ये बातें सब ध्यान रहती हैं तो जो रास्ता है वो थोड़ा आसान बन जाता है कि हाँ यार मुझे क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सफर है, सफर की अगर चीजें आपको पता है कि जहां जा रहे हैं यार वहां सर्दी ज्यादा है, उस हिसाब से आपने तैयारी करी, कपड़े रखे, अब मफलर रखा, टोपी रखी, दस्ताने रखे, वहां का टेम्परेचर क्या है, तो आसान हो जाता है। और नहीं पता, आप ऐसे ही चल पड़े, आप ठिठुरते रहोगे, परेशान होते रहोगे। ये बस इतना सा अंतर है, स्मार्ट प्ले कहलाता है कि अगर अपन को पता है कि हाँ यार कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, कहाँ से चीजें पूछी जाती हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, तो यार पढ़ने का अंदाज अलग होगा। चलिए, क्या ये बात ठीक है क्या? अब ये स्लाइड अच्छे से देख लो। सबसे केवल और केवल जो मेन खिलाड़ी है वो है वाई, बस। इससे आप देखो सारे प्रश्न हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर किससे मिल जाएगा? y बराबर लैम्डा डी बाय ए। तसल्ली से इसको बैठाइए दिमाग में। अब 5 प्रश्न मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे सर बहुत आसान है, तो कहीं दिक्कत ही नहीं। ईएलपी निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपके ईएलपी में है, बस सिर्फ नंबर डालना है। क्वेश्चन सामने भी लिखा हुआ है, छांट लीजिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9। जो ईएलपी नहीं लाए हैं उनके लिए यहाँ है, बाकी आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 डाल दें, ईएलपी नंबर 2। ये थोड़ा और व्यवस्थित काम हो गया, ईएलपी नहीं लाए, क्वेश्चन सामने डिस्प्ले हो रहा है, थोड़ा और ऑर्गेनाइज। तो क्या चीजें एकदम बढ़िया चलनी चाहिए। हाँ भाई, सब बात बिल्कुल बढ़िया, उस लेवल पे मेहनत करिए। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और मेरे साथ 6-7 सवाल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डाल लें, ईएलपी डाल लें। जो लोग ईएलपी नहीं लाए, क्लास काउंटर से ईएलपी ले लीजिए, बहुत जरूरी है। A linear aperture whose width is immediately in front of a lens of focal length 60। अब पहली लाइन इतनी गड़बड़ है यार, समझ ही नहीं आ रहा। लीनियर अपर्चर, एक अपर्चर है, अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, ओपनिंग मतलब स्लिट हो गया। कितनी विड्थ है उसकी? 0.02। तो ये छोटा ए हो गया। लैंग्वेज ही कितनी जबरदस्त दी, आप देखो, समझ में नहीं आई यार। अपर्चर और फोकल लेंथ नहीं है वास्तव में, वो कैपिटल डी है। अब पहले सवाल में बल्ब जलने लग गए साहब, यार पहली लैंग्वेज इतनी जबरदस्त दे दी आपने। लीनियर अपर्चर तो वो छोटा ए है, लेंस की फोकल लेंथ मतलब कैपिटल डी है। कभी भी काम मीटर में नहीं करते, सेंटीमीटर में नहीं करते, मीटर में कर लो। आंसर भी किसमें है? सेंटीमीटर में। तो आप चाहो तो पूरा सेंटीमीटर में रख दो, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर ऑप्शन मीटर में होता तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते। लैम्डा वेवलेंथ कितनी है? 5 × 10⁻⁻5। ऐसा लिखो सारी चीजें, तब मजा है। अब क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड फ्रॉम सेंटर।
ये रही स्लाइड, सब प्रश्नों का उत्तर यहीं से निकलेगा। फर्स्ट डार्क बैंड पे उंगली रखो, ये रहा। इसकी सेंटर से दूरी बोलो, लैम्डा डी बाय ए, खत्म। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड। बस वो स्लाइड 5 बार घर पे लिखनी है, वो 5 बार आपने डायग्राम बना के लिख ली, टॉपिक तैयार। फर्स्ट डार्क बैंड लैम्डा डी बाय ए, लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में ही उत्तर, डी 60 बटे ए 0.02। मैंने सारे पैरामीटर सेंटीमीटर में रखे। अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100, 2 का पहाड़ा 30। अब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती, 5 या 15, 15 के रूप में एक ही ऑप्शन है। पूरा भी क्यों सॉल्व करते हो, थोड़ी सी स्मार्ट प्ले किया करो। जब तुम्हें पता चल गया गणित के नंबर अब 2 ही हैं, 5 और 3, तो 15 ही आएगा। तुम काहे पावर सॉल्व करने में लगे हुए हो, बीच में एक नजर मार ली ऑप्शन पे। क्या अगर 2 होते 0.15, 1.5, 0.015 तो मैं सॉल्व करता ना। ये समय बचाने के तरीके हैं। क्या आपने गणित के अंक देख लिए, 5 और 3 आ रहा है 15, बीच में ऑप्शन भी देख लिया, तो 15 में एक ही ऑप्शन है, हल करने की जरूरत ही नहीं है, 15 सही उत्तर है। थोड़ी थोड़ी इससे 45 में से, मैं नहीं कहता कि सब सवाल में ऐसा होता है, 45 में से 5-6 सवाल में भी ऐसा हो गया तो आपका समय बच रहा है ना भाई। तो यार 5-6 सवाल में तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, गुणा किया नंबर नंबर, 5 दिया 15, 15 एक नहीं है। बोलिए क्या बात क्लियर है, अच्छे से दिमाग में बैठाओ, लैंग्वेज फिर पढ़ो, 5 सवाल ही करो पर 5 तगड़े। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड फ्रॉम सेंटर, आराम से देखो, फर्स्ट डार्क बैंड फ्रॉम सेंटर, वाई लैम्डा डी बाय ए। सबसे मेन खिलाड़ी यही है, वाई बराबर लैम्डा डी बाय ए। बोलिए क्या उत्तर सही है क्या, तो उत्तर आ गया आपका 0.15 सेंटीमीटर। टिक लगाते चलो। क्वेश्चन नंबर 9 ईएलपी में टिक लगा लो। आज पूरी ईएलपी करनी है, बस ये टारगेट रखना है यार, घर जाके ईएलपी 1-2 पूरी हो जाए। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर पकड़ो, कौन सा, 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा क्वेश्चन मत लिखो, टाइम पास मत करो, ईएलपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6, सवाल पढ़ो और मन में सोचो कि जब ये टॉपिक इतना आसान है तो इसको पूरा करके खत्म ही कर दो ना बढ़िया तरीके से। लैम्डा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, नैनो को हटा दो, -9। सिंगल स्लेट छोटा ए 1 mm, mm को हटा दो 10 की घात -3। अब कन्वर्जन सीखो, बूढ़े हो रहे हो, थोड़ा शर्म तो करो, कब से कन्वर्जन ही गलत कर रहे हो, है शर्म आनी चाहिए कि नैनोमीटर को -9 करते हैं, मिलीमीटर को -3, शर्म भी नहीं करते हो, हर बार वैसी गलत कर देते हो। फिर से मिलीमीटर है तो -3 होगा, स्क्रीन 2 मीटर अवे तो बड़ा डी। अब क्या पूछा है ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड ऑन आइदर साइड। चित्र जिसको पता है वो राजा है। ये देखिए क्या पूछा है, ये डार्क बैंड पहला, ये डार्क बैंड पहला, ये दूरी है y। अब क्या पूछा है, दोनों डार्क बैंड के बीच की दूरी। बताओ y पूछा है या 2y पूछा है, 2y। लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज का खेल है, और सब लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बता दी। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड।
प्रश्न पढ़िए, इतना आसान टॉपिक। तो आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड ऑन आइदर साइड। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा डी बाय ए। क्या ये समझ आ रहा है क्या सबको? 2 आया या नहीं आएगा? आएगा। लैम्डा, लैम्डा 600 नैनोमीटर अपॉन डी 2 अपॉन ए 1 mm। सही है। अब पूरा सॉल्व कर लो। 6 2 12 और 2 24, -3 ऊपर जाएगा, +3, 3 और 2 5, 5 में से -9, माइनस का 4, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -3, 2.4 mm। आंसर गलत है क्या? सही कर लीजिए। टू 2.4 mm। देख लें। बोलो, क्या बात क्लियर है? अब नोट लगाओ नीचे, नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर। अब एक बढ़िया पॉइंट सुनना, मजेदार है। आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे हो, आप डिफ्रैक्शन आपने पढ़ लिया। एक बहुत बढ़िया सवाल, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या होता है? ये तो आप इक्वल विड्थ है, अलग विड्थ है, चमक बराबर है, नहीं है, उसमें 2 स्लिट हैं, इसमें 1 स्लिट है, ये तो बच्चों वाले अंतर है। बेसिक अंतर क्या है? आंसर है, बेसिक अंतर कुछ भी नहीं है। बेसिक अंतर, चैप्टर के नाम अलग हैं, फॉर्मूले अलग हैं, ये क्या है? अब आप खास बातें सुनिए, 10 मिनट बढ़िया प्रश्न लॉजिक सुनना, फिर मैं आपको ये देखना, सुनना अच्छे से। ये S1 है, ये S2 है। S1 से वेव आ रही थी, S2 से वेव आ रही थी, S1 से वेव आ रही थी, S2 से आ रही थी, S1 से आ रही थी, S2 से आ रही थी। क्या हो रहा था? पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर जब ये वेव पहुंच रही थी तो इनके बीच में सुपर पोजिशन हुआ, और सुपर पोजिशन होने से फ्रिंजेस बनी। कैसी? सेंटर, मैक्सिमा और इस तरह की फ्रिंजेस बनी। याद आ रहा है किसी को? ये है आपका YDSE, इंटरफेरेंस। तो बेसिकली इंटरफेरेंस में 2 सोर्सेस के सुपरपोजिशन से क्या बनता है? पैटर्न बनता है। जबकि बेटे डिफ्रैक्शन में क्या था? एक ही स्लिट, एक ही स्लिट। ये आया वेव फ्रंट। हाइगन का एक कठिन शब्द याद करिए, उसके वेव फ्रंट पर असंख्य पॉइंट होते हैं जो क्या करते हैं? एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करते हैं। यहां से असंख्य वेव निकलेंगी और इन असंख्य वेव के सुपरपोजिशन से क्या बनेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो आशीष सर, यहां डिफ्रैक्शन नहीं होता होगा क्या? 100% होता है, क्योंकि इस स्लिट के अंदर भी तो असंख्य सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट हैं। इनके सुपरपोजिशन से भी क्या बनेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ध्यान से सुनो, अब एनसीईआरटी की भाषा बोल रहा हूं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सुपर पोजिशन के रिजल्ट हैं। यहां भी सुपर पोजिशन हो रहा है, यहां भी सुपर पोजिशन हो रहा है। मेनली जब 2 सोर्सेस की वेव में सुपर पोजिशन होता है
अंडरलाइन बुधवार का समय है। मेनली जब दो सोर्सेस के बीच में सुपरपोजिशन होता है तो इंटरफेरेंस बनता है, और एक ही सोर्स के अलग अलग पॉइंट से जो वेवलेट्स आ रही हैं उसमें सुपरपोजिशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स में सुपरपोजिशन होता है, तब क्या बोलते हैं उसे? डिफ्रैक्शन। अब पैराग्राफ आपको बोल के बताता हूं, एनसीईआरटी है किसी के पास? देखो तो, भैया लेकर आए हैं, देखो। फिर आपको पैराग्राफ सुन के बताता हूं, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है। अब सुनना सुनना, क्योंकि इस पे क्या कभी नीट में सवाल नहीं आया है, एम्स में तो असर्शन रीजन के इसमें सवाल बने हुए हैं। अब पैराग्राफ धीरे धीरे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप चित्र बना लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, धीरे धीरे बोल रहा हूं, एक एक लाइन इंग्लिश फिर हिंदी। नो वन हैज एवर बीन एबल टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन सेटिस्फैक्टरली। हिंदी मतलब, आज तक कोई व्यक्ति इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई अंतर ढूंढ नहीं पाया। पहला पॉइंट, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ यूजेस। The best way we can do is, roughly speaking, when there are only few sources, let's say two sources, then the result is usually called interference. हिंदी में रफ तरीके से हम ये बोल सकते हैं, जब दो सोर्सेस के बीच में वेव आएंगी, उनके बीच में सुपरपोजिशन होगा, तब उसे क्या कहा जाएगा? इंटरफेरेंस। बट if there is large number of sources, it seems the word diffraction is more often used. हिंदी में मतलब, अगर बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट से वेव आ रही है, उनका सुपरपोजिशन हो रहा है, तो कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? डिफ्रैक्शन। दोनों ही सुपरपोजिशन है। जैसे हम ये बोलें, गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर नंबर बढ़ता है, ये कहां जरूरी है? देखिए, गुणा करने पर नंबर छोटा भी हो सकता है, तो फिर कौन सी बात बोलें? नंबर बड़ा होता है या नंबर छोटा होता है? दोनों ही सही है, पर दोनों में ही तो मल्टीप्लिकेशन के नियम लगे हैं या फेल हुए हैं? दोनों में लगे हैं। एक का रिजल्ट अलग है, एक का रिजल्ट अलग है। ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि ये सही है गलत है। क्या दोनों में किसी में गुणा के नियम का वायलेशन हुआ है क्या? परंतु उत्तर के आउटकम्स अलग अलग हैं, एक में संख्या बढ़ रही है और एक में संख्या हो रही है। गुणा के नियम है, क्या करें? उसी तरह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, पर दोनों के जो आउटकम्स हैं वो अलग अलग हैं। एक में इक्वल विड्थ बन रही है, इक्वल इंटेंसिटी बन रही है, एक में अनइक्वल विड्थ और अनइक्वल इंटेंसिटी। रफली वी कैन से, अगर दो सोर्सेस से वेव आ रही है तो इंटरफेरेंस, और एक ही सोर्स से असंख्य सेकेंडरी वेवलेट्स आ रही हैं, सर मैं फिर भी अंतर बोलने की कोशिश करूंगा, तो फिर पहला वाक्य पढ़, नो वन हैज एवर बीन एबल टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सर मैं बाहर आके फिर पूछूंगा, सर अंतर बताओ, मैं ये वाक्य फिर बोलूंगा, नो वन हैज एवर बीन एबल। सर मेरे होता है सर बाहर जाके, सर सर अंतर, सर ये क्या फॉर्मूले अलग हैं, सर ये क्या? फिर ये वाक्य, नो वन हैज ever been able to define the difference between interference and diffraction। सर मैं सोचता हूं सर फिजिक्स, सर अलग अलग कैसे आ रहा है? फिर ये वाक्य बोलेंगे, no one has ever been define the difference between interference and diffraction। भाई ने लिख दिया, अलग इटैलिक लेटर में बोल्ड करके अलग पैराग्राफ लिखा है। तो आप सोचो, एनसीईआरटी तो 15-15, 20-20 लेखक मिलके लिख रहे हैं, और बाकायदा बोल्ड करके इटैलिक लेटर में अलग लिखा है। इसका मतलब वास्तव में मोटे रूप से आप कोई अंतर बता नहीं सकते। हाँ, रफली वी कैन से, रफली स्पीकिंग, रफली का मतलब होता है हाँ चल जाएगा। तो वो क्या है? दो सोर्सेस से आ रही हो इंटरफेरेंस, असंख्य सोर्स की वेवलेट आ रही हो तो डिफरेंस। क्या बात क्लियर है?
फिर एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है राजस्थान पीएमटी में, क्या YDSC में भी डिफ्रैक्शन होता होगा? उत्तर है हाँ। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि एक ही सोर्स से यहां भी तो असंख्य वेव पहुंच रही हैं। यहां देखिए, इनका जब इंटरफेरेंस होगा, इनका जब सुपरपोजिशन होगा तो डिफ्रैक्शन, पर S1 से जो वेव आई और S2 से जो वेव आई, इनके सुपरपोजिशन से इंटरफेरेंस। नहीं आ पा रही बात समझ में? क्या बात क्लियर हुई क्या थोड़ी बहुत? तो कोई प्रश्न बनता नहीं है, पर मन में आ जाता है कि अरे यार दोनों फिनोमिना में अंतर क्या है। अब ध्यान से देखें, एक होता है फ्रॉनहोफर में ही डबल स्लिट उन्होंने करके दिखाया, तो आप देखना आप कैसा पैटर्न बनेगा, इसमें आपको सारी सच्चाई दिख जाएगी। देखना, ये दो सोर्स है, क्या है? दो सोर्स। अब आप देखना क्या मस्त आपको समझ में आएगा। देखें क्या हुआ, दिस इज अ सुपर पोजिशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न भी दिख रहा है और डिफ्रैक्शन भी दिख रहा है। एनसीईआरटी में एक सवाल दिया हुआ है। अब आप देखिए, ये जो एनवलप है, ये वाला जो मैं मोटा कर रहा हूं, ईमानदारी से बताइए ये किसका है? डिफ्रैक्शन का। दिख रहा है आपको? ये वाला जो एनवलप है, एनवलप ये किसका है? डिफ्रैक्शन का। ये भाई ने अंदर ही अंदर क्या बना दिए, ये बताइए। बराबर बराबर इंटेंसिटी की ये क्या बना दी? इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस। एक बार सवाल आया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसके अंदर YDSC की 10 फ्रिंज आ रही हैं। सोच के बता सकते हो क्या मतलब है? पहले आप चित्र बनाइए, पहले आप चित्र बनाइए, आया हुआ पेपर का सवाल है, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है। थोड़ा धीमे करूं क्या स्पीड? जल्दी आओ फटाफट, थोड़ा धीरे धीरे और पढ़ाता हूं। हाँ, कोई लिख सकता है क्या मतलब है? अभी मैथ्स का सवाल है, समझे आप? सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई, पहले बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई 2y, बोले तो 2 लैम्डा डी बाय ए। इस चौड़ाई में 10 बीटा आ रही हैं, 10 बीटा आ रही हैं। देखो ना आप, ये चौड़ाई में कितनी फ्रिंज आ रही है? 10 बीटा। अब बीटा का फॉर्मूला याद है? बीटा का फॉर्मूला याद है? लैम्डा डी बाय, सर अब मैं तो छोटा ए छोटा डी में भयंकर कंफ्यूज हो रहा हूं सर। मत हो ना, मैं बैठा हूं ना, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, काय को कंफ्यूज होता है? किसी एक स्लिट की चौड़ाई ये ए है, जबकि दोनों स्लिट के बीच की दूरी छोटा डी। परेशान क्यों होना है? फाइट मारनी है, परेशान क्यों होना है? छोटा ए किसी एक स्लिट की चौड़ाई, छोटा डी दो स्लिट के बीच की दूरी। लिखना बड़ा बड़ा, अपनी आधे अधूरी जानकारी से परेशान होते हैं, पीछे पड़ेंगे तो क्यों परेशान होंगे? दो बार और समझा दूंगा। छोटा ए विड्थ ऑफ स्लिट, छोटा डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 एंड S2। बढ़िया लिख भाई, चित्र में उसको मार कर, मन में समझ, घर जाके पढ़। बड़ा डी ये रहा, ये जो मैंने हाईलाइट पोर्शन किया है, ये हाईलाइट पोर्शन ये क्या है बताइए? ये
डिफ्रैक्शन पैटर्न है, लिखो ना कि ये वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न है। ऐसा काम करो एकदम बोलता हुआ कि नहीं सर बात समझ में आ रही है। ये लैम्डा डी से लैम्डा डी कट गया, 2 से 5 कट गया, तो 1/a बराबर 5/d, तो 5a बराबर d। सर क्या याद कर लूं? नहीं, याद नहीं करना, ये तो 10 मैंने माना है, ये 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। ये तो एक यहाँ लिख लो न्यूमेरिकल किया है हमने, जरूरी थोड़ी ना हमेशा 10 आएंगी। बहुत दिमाग में बातें आती हैं, इसको याद ही कर लो। अरे याद क्यों कर लोगे? 10 तो मन से मानना है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। मन में विचार आता है, आप बताते रहते हो, अपने आप ही आधे क्वेश्चन तो आप खुद ही बना के बता देते हो। तो क्यों 10 जरूरी नहीं है कि हर बार 10 आएगा, वो 5, 15, 20, 22, 25 कुछ भी हो सकता है। स्टार लगा लो। कारण क्या? ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, तो भाई इसके आने की प्रायिकता ज्यादा है। अब फील कर लो, छोटा ए, छोटा डी, मस्त। छोटा ए बोलो, छोटा ए विड्थ ऑफ ईच स्लेट, छोटा डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लेट्स, बड़ा डी पर्दे की दूरी। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न भी है और अंदर अंदर इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो चौड़ाई है उसके अंदर प्रश्न के अनुसार इंटरफेरेंस की कितनी फ्रिंज आ रही है? 10। नहीं, ये तो ऐसे ही सोच समझ के बनाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि S1 के सामने बनेगा, ऊपर नीचे कहीं भी बन सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके सामने ही बनेगा एकदम। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इसके सामने नहीं बना, इसके सामने बन गया, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। सही है क्या बात? क्या आगे बढ़ें क्या? अब एक सवाल देखिए इसी तरह का, ELP नंबर 2 का, AIPMT में आया हुआ है, दूसरा या तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चौथा सवाल, चौथा सवाल खुद पढ़िए, खुद पढ़िए। आज घर जाके ELP 1-2 करनी है, जिसने 1 नहीं करी वो 1 भी करे। पेपर में पूरा ऑप्टिक्स आएगा। खुद पढ़ो, पैरामीटर लिखो सारे, प्रश्न की लैंग्वेज 2 बार पढ़ो, 5 स्टार लगाओ सवाल में, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल ऐसे के ऐसे परीक्षा में आ जाते हैं। हाँ जी, आया क्या? वही सवाल है, सेंट्रल मैक्सिमा में कितनी आ रही है बताइए? 10। तो सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ 2 लैम्डा डी बाय ए, बीटा लैम्डा डी बाय डी, टी डी 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 2/a बराबर 10/d, 5a बराबर d। क्या दे रखा है बताओ? d दे रखा है, कितना? 1 mm, 10⁻³ आंसर भी mm में ही है। ठीक है चलो। क्या पूछा क्या है? ए पूछा है। स्टार लगा लो, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, काम का है। सर 2-3 मैं खुद करके देखूं क्या? ये तो आप सारे करवा रहे हो। हाँ चल आप कर लो,
उससे सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आप करके देखो, पहला करो। सर मैं खुद करूंगा। हाँ ठीक है, खुद करना। चल पहला, तो उससे क्या मैं भी खुश हो जाऊंगा सर कि मेरे भी सवाल बन रहे हैं। बिल्कुल, हाँ कर ले बेटा। पहला, अटक जाऊंगा तो मैं बैठा हूं, ऐसा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। पहला, हाँ जी। तो छोटे छोटे सवाल जो दिमाग में चल रहे हैं, क्या इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलेशन बहुत आसान है? बिल्कुल किए जा सकते हैं। इंटरफेरेंस में आपने 10 कॉन्सेप्ट लिखा है, वो 10 कॉन्सेप्ट याद कर लेता हूँ, ईएलपी 1 के 32 सवाल कर लेता हूँ, इंटरफेरेंस हो गया। डिफ्रैक्शन, पोलेशन से सवाल ही बहुत कम आते हैं, फिर भी 20 सवाल हमारे पास हैं। 5-5 सवाल ही आए हैं पिछले 15 साल में, यहाँ हमने 20 सवाल दे रखे हैं। तो क्या इसको अच्छे से पूरा पूरा नीट के लिए तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ना कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। अपन क्या अंदर से परेशान हो जाते हैं, इसलिए टॉपिक छोड़ देते हैं, और एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे, पीठ पे हम हाथ थपथपाते रहे कि नहीं बेटा तू कर सकता है, कहीं दिक्कत नहीं है, मैं साथ खड़ा हूं तेरे, तो उससे एक अलग साइकोलॉजिकल एक रिलैक्स मिलता है कि नहीं यार सर साथ में है, सर रिवीजन भी करा देंगे, अच्छे से तैयार करवा देंगे, बाद में बहुत अच्छे से फिर पढ़ा देंगे, तो सब अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए पहले का आंसर आ गया क्या? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पूछी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब याद हो जाए, सबसे ज्यादा काम आता है 2 लैम्डा डी बाय ए। 2 लैम्डा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, तो -2 और हो जाएगा। बड़ा डी स्क्रीन कितनी दूरी पर? 2.1 मीटर। और विड्थ ऑफ स्लिट 0.15 सेंटीमीटर। देखिए कर लेंगे क्या? टिक लगाते चलो, टिक लगा लो फटाफट। चलिए अब एक पॉइंट और लिखते हैं, फिर 2-3 प्रश्न और निपटा लेते हैं। इसके साथ पहले करो पांचवा, तुरंत पहले के बाद पांचवा और कर लो, पांचवा और कर लो, कॉपी में करते चलो। ईएलपी नंबर 2 कल बैठ के या आज पूरी बैठकर ईएलपी तैयार करनी है। सारे सवाल कॉपी में करवा रहा हूं एक एक, सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर है। हर तरीके से चारों तरफ से आपको सहायता मिल रही है, बस अब आपको पढ़ाई करनी है। सवाल नंबर 5वां,
ये था पहला। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बता देता हूं बेटा, टेलीग्राम चैनल पर वेव ऑप्टिक्स की ईएलपी डाल दी गई है, आपको मिल गई होगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स की ईएलपी एक है स्टूडेंट कॉपी जिसमें आंसर मार्क नहीं है, और एक है सॉल्यूशन, ताकि आप कर सकें। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कौन सा कर रहे हो? पांचवा। कौन सा सवाल? पांचवा। क्या नाम है उसका? एंगुलर। एंगुलर याद करो, एंगुलर 12वीं बार बोल रहे हैं। एंगुलर में बड़ा डी। तो क्या पूछिए उसने? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बताओ, 2 लैम्डा डी बाय ए में बड़ा डी गायब कर दूं? बताओ लैम्डा कितना? लैम्डा 600 नैनोमीटर। छोटा ए 3 मिलीमीटर। बोलिए, क्या ये बात सही है? अब अब क्या इसमें गड़बड़ करते हैं वो आप देखें। तो पहले इसको सॉल्व कर लूं। 3 का पहाड़ा 2 बार, 2 और 2 4, -3 ऊपर जाएगा, 3 और 2 5, 5 और -9 -4। ये एंगल है, तो किस में आएगा? रेडियन में। ये एंगल है, इसलिए सदैव रेडियन में आएगा। ये बात गलत हो जाती है परीक्षा में। फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर उससे एंगल से उत्तर आ रहा है तो सदैव वो उत्तर किस में आएगा? रेडियन में। अब अगर ऑप्शन रेडियन में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको अपन को डिग्री में बदलना आना चाहिए। सर कैसे बदलते हैं रेडियन से डिग्री? आ जाओ समझा देता हूं। दोनों देख लो, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। आराम से समझ लो, ये भी रिवाइज हो जाएगा। कितनी बातें सही आनी चाहिए एक सवाल के लिए। आपको सवाल आसान लग रहा है, पर परीक्षा में प्रेशर में ये गलत हो जाता है। अब डिग्री से रेडियन कैसे करते हैं? 60 डिग्री है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दें, तो ये बदल जाता है किसमें? रेडियन। कोने में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। डिग्री से रेडियन में पाई बटे 180, और उल्टा कर दो। अगर आपके पास 2 पाई बाय 3 रेडियन है, इसको डिग्री में करना है तो 180 बटे पाई, तो पाई से पाई कटा, ये हो गया 120 डिग्री। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री दोनों अपन को आने चाहिए। दोनों लिख लो। अब ये है अपना रेडियन, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू क्या करूंगा? 180 बटे पाई, -4 है, 180 बटे पाई। अब कितनी छोटी बात पता चली आप देखो। इसलिए हर तरह का सवाल ईएलपी में प्लेस है। आज ईएलपी मैंने आपको कहा, आप 2 बार भी कर लोगे ना तो कोई नुकसान नहीं होगा, बस आपको आनी चाहिए। बोलिए कितना आंसर आएगा? 4 इंटू 180 भाग पाई, पाई मतलब 3.14, और डिवाइडेड बाय 10⁻4, 0.022 आ रहा है भाई। सही है क्या आंसर? 0.022 डिग्री, 0.0229, 0.0229, तो 9 है तो इसको 3 बना दो, 0.023। करेक्शन कर लो पीछे, सही दे रखा है तो वहां लिख लो, कमेंट डाल लो सवाल के आगे। उत्तर हमेशा रेडियन में आते हैं एंगल वाले, और उसको हमें डिग्री में बदलना है। यही बातें तो लिखने की होती हैं। बाल पे हाथ फेरा, इससे बढ़िया तो लाइन ही लिख लो। छोटी छोटी बातें हैं, वहां लिख लो कि एंगल से उत्तर हमेशा रेडियन में आते हैं, हमें डिग्री में बदलना है, तो रेडियन से डिग्री में बदलना आना चाहिए।
बोलो क्या बात ओके है? बहुत आसान है भाई, मतलब आप 4-5 घंटे लेके बैठ जाओ, पूरा वेव ऑप्टिक्स आप आंखों के सामने से निकाल सकते हो घड़ी लगा के, कि इंटरफेरेंस में 10 कॉन्सेप्ट करने हैं, डिफ्रैक्शन जरा सा, डिफ्रैक्शन आप देखो ना, ये अकेली स्लाइड से काम चल रहा है। मैंने तो सारे सवाल देख रखे, मुझे पता है ना, इससे ही काम चल रहा है। देखो अभी एंगुलर आया था, ये एंगुलर आया था, अभी देखो ये एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाई एडजस्ट करके आए हो, उससे पहले विड्थ आया, फर्स्ट डार्क बैंड की पोजीशन आई, दोनों डार्क बैंड के बीच की दूरी आई, इस स्लाइड से ही काम चल रहा है। शॉर्ट नोट में ये स्लाइड जाएगी, बस आधा पेज में डिफ्रैक्शन खत्म, पोलराइजेशन आधे पेज में, 2 लॉ जाएंगे, ब्रिस्टल लॉ और मेलस लॉ, इंटरफेरेंस 10 कॉन्सेप्ट लिखा रखे हैं तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज आपको नोट्स बनवा रखे हैं, बस आपको ये चीजें बार बार इसको क्या करनी है, रिवाइज। चलिए बढ़े क्या आगे, लिखिए नॉलेज बूस्टर नंबर 2 पॉइंट। अब इसको और समझिए, फिर इस पे सवाल करते हैं। देखिए, तो आपने अभी देखा, अब फटाफट लिखिए डिफ्रैक्शन में, बातचीत बंद करिए, लिखिए कंडीशन ऑफ मिनिमा, अभी लास्ट स्लाइड में लिखा है था, फिर लिखा रहा हूं, याद होना चाहिए, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, अब ये ए साइन थीटा कहां से आ रहा है, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको फिजिक्स सिखाता हूं, और फिर अपन इस पे 2 सवाल करके देखेंगे बढ़िया। देखें, अब सब लोग बोर्ड पे देखना, अच्छे से समझना, थोड़ी सी बात ये समझने की ज्यादा है। बताइए ये क्या दिख रही है आपको बीच में, स्लिट, सुनिएगा, वैसे तो असंख्य वेव यहां से आ रही होंगी, क्योंकि असंख्य सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। वो कह रहा है कोने कोने से 2 वेव, कोने कोने से मिलके 2 वेव, क्या ये कोने कोने बना दिए, ये है ए, ये है ए, ये मान लिया मैंने थीटा। अब मुझे चाहिए साहब पाथ डिफरेंस इनके बीच का, आराम से मैंने इसको जूम किया, आप देखिए वापस से, बिल्कुल पहले समझिए, ये सर कौन सी वेव आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, पूरी कहानी, ये आपको कहा था ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये वेव फ्रंट इधर और इधर तो रुक जाएगा, जब ये आगे पास होगा तो वेव फ्रंट पे उपस्थित असंख्य बिंदु एक नए सोर्स की भांति काम करते हैं। ये कहने वाले कौन थे, हाइगन वैज्ञानिक, हाइगन थ्योरी, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब परीक्षक क्या चाहता है, किनारे किनारों से जो वेव आ रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस, क्या दोनों बराबर चल रहे हैं क्या, पाथ डिफरेंस आते ही दिमाग में वो एक देसी एग्जांपल, राम 10 श्याम 15, पाथ डिफरेंस 5, ये इतना सरल एग्जांपल एकदम दिमाग को रिलैक्स कर देता है। अरे पाथ डिफरेंस में कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, एक रास्ता छोटा एक रास्ता बड़ा। फिर आपने आशीष सर एक तरीका और बताया था, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इससे ये रास्ते और ये रास्ते तो लगभग, तो ये इतना ज्यादा चला। सर ये भी मुझे पता था सर, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा 90, तो ये ए का थीटा से चुपका हुआ ए कॉस, ये वाला ए साइन थीटा, और ये सर ये तो वाईडीएसी जैसा है बिल्कुल, पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, ये कहां से आ रही है, बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम
कॉर्नर्स या एजेस ऑफ द स्लिट। भाई ने एक बार रटा हुआ बच्चा और समझे हुए बच्चे में क्या अंतर होता है वो देखिए। भाई ने एक बार क्या कर दिया, अब सुनना आप, ये फिर से एक मौका और मिलेगा। पापे से बताओ ये कौन है, बोलो स्लेट। कोशिश करो, दोस्ती करो। स्लेट है, ऐसे थोड़ी ना अपनापन नहीं दिखाओगे, सवाल कैसे सही हो जाएगा। अपनापन दिखाओ, है ना, पुचकार के रखो। ये कौन है, स्लेट है। ये स्लेट की क्या है, विड्थ। इसकी विड्थ की चौड़ाई बोलो कितनी बेटा, ए, विड्थ ऑफ स्लेट। सही है। अब मैं चाहता हूं एक तो आए कॉर्नर से और एक आए सेंटर ऑफ द स्लिट से। अब जिसने समझा है वो तुरंत बता सकता है मौखिक। अब बताओ कितना होगा, कहां से आ रहा है, एक तो एज से और एक सेंटर ऑफ द स्लिट से। तुरंत बता दो, ये दूरी a/2 टक, ये दूरी a/2 साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या है, मैंने रट तो लिया a/2 साइन थीटा, a/2 साइन थीटा। अरे ये है क्या, पाथ डिफरेंस किस किस के बीच का, द वेव्स कमिंग फ्रॉम, वेव्स कमिंग फ्रॉम, अरे बोलो ना, वेव्स कमिंग फ्रॉम एज ऑफ स्लिट एंड, अरे है ना, एज ऑफ स्लिट और सेंटर ऑफ स्लिट। ये आ गया पार्ट डिफरेंस। अब कभी कभार वो फेज डिफरेंस पूछ ले तो घबराने का थोड़ी ना है। अगर वो फेज डिफरेंस पूछ ले तो घबराने का थोड़ी ना है। फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल फाई बराबर इंटू डेल, ये तो सदाबहार फॉर्मूला है। अब इस पे दो कठिन सवाल करके मैं आपको दिखाता हूं, उसके लिए पूरी स्लाइड हमें पता होनी चाहिए। पहले ये लिख लो, फिर इधर वाले को जूम कर दूंगा, फिर वो अपने आप बना लेना। दोनों में अंतर समझ में आया, एक तो हो रही है किनारे किनारे और एक हो रहा है किनारे और सेंटर। वाला जूम कर दूंगा, कोने वाला, मिनिमम मैक्सिमा की शर्त लिख ली। चलो लो, अच्छे से सारी बातें लिखो और वेव दिखाओ, वेव कहां से आ रही है। वेव आ रही है एक तो पहले एस से और एक दूसरे एस से। बढ़िया, इसको आज समय देकर बढ़िया तैयार कर लो। और ये वाली ELP 1-2 बढ़िया करो, इसके साथ जोड़ दो एक्सरसाइज नंबर 3 वेव ऑप्टिक्स की, और आनंद आ जाएगा। एक्सरसाइज 3 हो जाए बढ़िया एकदम सारे सवाल, फिर एक्सरसाइज 2 जोड़ दो। सीक्वेंस से चलो, सबसे ऊपर रहेगी क्लास नोट्स, सबसे ऊपर रहेंगे क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, उसके बाद आएगी ELP 1-2, उसके बाद आएगी एक्सरसाइज 3। ये ऑर्डर है पढ़ाई करने का, इस ऑर्डर को तमीज से फॉलो कर लीजिए, चैप्टर आपके कब्जे में आ जाएगा। और आपको खुद को लग रहा है कि हाँ यार ये समझा तो जा सकता है, बहुत तरीके से आपने एक एक बात समझा दी है। अब आप फॉर्मूले याद करो अच्छे से, हो जाएगा तैयार। मिटाऊं क्या, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वेव कहां से आ रही है, अगर सेंटर और एच से आ रही है तो अलग है, दोनों एच से आ रही हैं तो अलग है। अब एक सवाल देखिए जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सवाल नंबर 10वां सबसे कठिन सवाल में गिना जाता है, 10वां, और 10वां
और 8वां, 10वें के पास 8वां लिख दें, 8वें के पास 10वां, एक ही प्रोफाइल के हैं। 2 सवाल इसलिए दिए ताकि एक कठिन बात बढ़िया समझ में आ जाए। 10वें के पास 8वां, अभी हम 10वां करेंगे। अभी हम 10वां करेंगे, पर 10वें के पास लिख दें सेम एज दैट ऑफ 8th, 8th के पास लिख दें सेम एज दैट ऑफ 10th। पढ़ो, सबसे कठिन सवाल की कैटेगरी में है 10वां। छोटी छोटी बातें कहना मानो। ईएलपी का बोला था चैप्टर खत्म हो गया, ईएलपी नहीं ला पाए। देखो हम है रोज सोचे थे कल लाऊंगा, चैप्टर ही खत्म हो गया। आगे अभी 3-4 महीने हैं और, तो क्या फॉलो करो, टीचर जो कहे जो भी पढ़ाए उनकी बात को कहना मानो। रोज ही सोचे थे सर इंटरफेरेंस आप पीछे पड़े हुए थे, आज चैप्टर खत्म होने की स्थिति में आ गया, ईएलपी नहीं ला पा रहे हम। तो छोटी छोटी बातें हैं जो थोड़ा सा मैं दूर करती हैं। तो और सीरियस होइए कि जो बोल दिया गया है प्लेटफॉर्म से उसको हमें 100% फॉलो करना ही है। 10वां बहुत बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये 10वां। क्या कह रहा है पता है? पहले तो मुझे बताओ वेव कहां कहां से आ रही है ईमानदारी से? एज से और सेंटर से। ये देखो ये एज और ये सेंटर, टोटल दूरी ए है, तो बता ये वाली दूरी a/2 पक्का, और ये वाला a/2 साइन थीटा, तो डेल्टा एक्स आ गया a/2 साइन थीटा। पर मुझसे डेल्टा एक्स तो पूछा ही नहीं है, मुझे तो क्या पूछा है? फेज डिफरेंस। मुझे तो फेज डिफरेंस पूछा है। तो बताओ फेज डिफरेंस अभी आपको बताया 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स पुट कर दो, डेल्टा एक्स पुट कर दो, तो डेल्टा थीटा बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू a/2 साइन थीटा, तो 2 से 2 कट गया, पाई/लैम्डा इंटू a साइन थीटा। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए था, पर मैं ऑप्शन देखे मैं तो दंग रह गया, ऑप्शन में तो कोई भी ऐसा नहीं था। अब उसने एक बात बोली है, जहां पर ये सुपर इम्पोज हो रही है इस पॉइंट पर क्या बन रहा है? फर्स्ट मिनिमा। अब तुम्हें कोने में जाना पड़ेगा, अभी बताया था मिनिमा की शर्त एंगल के रूप में, मिनिमा की शर्त एंगल के रूप में ए साइन थीटा बराबर पुट एन इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा है, तो ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, तो इन प्लेस ऑफ ए साइन थीटा वी कैन पुट लैम्डा, तो इन प्लेस ऑफ ए साइन थीटा आप रख दो लैम्डा। बताओ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, आंसर पाई रेडियन। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो आपको रिवीजन करना चाहिए, इसलिए मैंने जानबूझ के 2 सवाल डाले हैं। खुद ईएलपी मैंने डिजाइन करी है, जहां जहां सवाल मुझे रखना है मैंने वैसे ही रखा है। 10वां और 8वां, 10वां अभी करना है, 8वां घर पे करना है, दोनों ही बढ़िया सवाल है। 10वें के पास लिखिए सेम एज दैट ऑफ 8वां, 8वें के पास लिखिए 10वां, और 10वें में लिख दीजिए क्लास नोट्स। इतना ईएलपी में मेंशन होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे पहुंचेगा। 10वें के पास लिख दो क्लास नोट्स। मिनिमा और मैक्सिमा की शर्त अपन को याद होनी चाहिए। बोलिए क्या बात क्लियर है?
लिखें, नोट कर रहे थे क्या? करो। बढ़े, लिखें। एक छोटी सी बात बची हुई है, उसको खत्म कर लेते हैं। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैसे इस पर कभी सवाल आया तो नहीं है, पर एनसीईआरटी में 5-6 लाइनें दे रखी हैं, पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है, तो अपन को पढ़ लेनी चाहिए। इसे बताने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेनल, तो ने उस दूरी को बोला फ्रेनल डिस्टेंस, ZF। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। देखें होता क्या है, वैसे तो कल मैंने आपको काफी बातें बता दी थी। रे ऑप्टिक्स क्या कहती थी? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, फॉर्म ज्योमेट्रिकल शैडो, जो अपने क्लास में प्रैक्टिकल किया था, वो रे ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल था। पर जब उसकी विड्थ को बहुत कम करते गए, तो क्या पैदा हो गया? डिफ्रैक्शन। मान लो ये स्लिट है, और अगर मैं इसको मानता कि रे ऑप्टिक्स है, तो लाइट आती सीधी चली जाती, लाइट आती सीधी चली जाती। यहां पर क्या बनता? ब्राइट इल्यूमिनेशन, जो मैंने आपको लाइट बंद करके प्रैक्टिकल दिखाया था। सर्कुलर होल था, ऊपर सर्कुलर होल दिखा, बाकी सब तरफ शैडो। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या था? डिफ्रैक्शन में लाइट आ रही है और फैल रही है, फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड हो रही है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आप ध्यान से देखना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपको मजा आ जाएगा। अगर मैं पर्दा यहीं रख दूं, तो बताइए कौन डोमिनेट है? पर्दा यहीं रख दिया, अभी देखिए रे ऑप्टिक्स बढ़िया दिख रहा है, डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न थोड़ा दबा हुआ है। जैसे जैसे पर्दा दूर जा रहा है, डिफ्रैक्शन जीतता जा रहा है। देखो आप, जैसे पर्दा यहां रखा हुआ है, तो रे ऑप्टिक्स तो सिर्फ इतना सही है, जबकि डिफ्रैक्शन का पैटर्न काफी बड़ा हो गया है। आप देखते जाइए, यहां पर्दा रख दिया पर्पल वाला, बाकी सब भूल जाइए। अब मुझे बताइएगा ईमानदारी से, पर्दा केवल इस ऑरेंज वाले पर्पल वाले पर है, तो रे ऑप्टिक्स की तो इमेज ये रही, और डिफ्रैक्शन वाली ये है, तो चमक किसकी ज्यादा दिखेगी? जो सर्कुलर होल उस दिन दिख रहा था, उसके अंदर डिफ्रैक्शन का भी कुछ मसाला हो रहा होगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें दिख क्या रहा है? सर्कुलर होल का इल्यूमिनेशन, रे ऑप्टिक्स। तो अभी तुम क्या कहोगे, कौन जीत रहा है? रे ऑप्टिक्स बलशाली है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स की इमेज ज्यादा है ब्राइट, और उसके अंदर डिफ्रैक्शन का कुछ भी बन रहा हो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। पर अगर पर्दा दूर 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 ऐसा चला जाए, अब बताइए, रे ऑप्टिक्स का तो कम हो गया, डिफ्रैक्शन की ज्यादा हो। तो एक दूरी ऐसी है जहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, दिखाई दे रही है क्या वो? बताओ कहां, कहां? ये देखिए, इस पॉइंट के बाद अभी का फालतू को ऐसे ऐसे है। अब सही है? इस पॉइंट के बाद बताओ कौन डोमिनेट हो रहा है? डिफ्रैक्शन। इस पॉइंट से पहले पहले, देन दिस दूरी इज कॉल्ड फ्रेनल डिस्टेंस। इस दूरी तक रे ऑप्टिक्स काम की है। अगर इससे बड़े चले गए,
तो कौन आएगा? वेव ऑप्टिक्स। और ये दूरी का उन्होंने सिंबल रखा ZF, F फ्रेनेल डिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला था a² बाय लैम्डा। ए बताओ, ए विड्थ ऑफ द स्लिट। सोचो अगर पर्दा ग्रेटर देन a² बाय लैम्डा पर रखा जाए, ईमानदारी से बताइए क्या होगा? अगर पर्दा ग्रेटर देन a² बाय लैम्डा पे रखा जाए तो कौन कौन जीतेगा? आराम से खुद बताइए। अगर पर्दा ग्रेटर देन a² बाय लैम्डा पे रखा जाए, देन वेव ऑप्टिक्स विल डोमिनेट। वेव ऑप्टिक्स विल डोमिनेट, देख लीजिए। और इससे कम दूरी पे रखोगे तो रे ऑप्टिक्स। तो ये एक क्रिटिकल दूरी है जिसे कहा जाता है फ्रेनेल डिस्टेंस। नदीम बताएंगे रे में सवाल कितने हो गए संख्या? रे में और इसमें वेव में क्वेश्चन नंबर किसने लिखे? 25 25 30 मान लीजिए। 125 प्लस क्वेश्चन करा दिए ऑप्टिक्स में कॉपी में। अब अपन को ईमानदारी से ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। पहला लेक्चर खोल लो रे ऑप्टिक्स का, ये बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। पूरा काम अच्छे से आपको लिखा दिया गया है। ELP सबसे ऊपर है। ये 25-26 लेक्चर का काम है और इससे 5 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करिए। इसका भी रिवीजन मैं और कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ दिनों बाद मिलेंगे। मास्टर प्रो 2 में मैं ऑप्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, वहां 25 लेक्चर में ऑप्टिक्स पढ़ाकर वापस आपके पास आऊंगा। सही है? ठीक है। और फिर आगे फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। अभी सिकंदर सर आएंगे। सिकंदर सर आपको पहले फ्लूइड पढ़ाएंगे और काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। ये दो होने के बाद फिर अपन वापस से मॉडर्न थर्मल शुरू करेंगे। कमिटमेंट हमारा है फरवरी के एंड तक, हमारी कोशिश है कि हम सिलेबस पूरा कर लेंगे फिजिक्स का। और कारण पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। डेडलाइन फरवरी ना हो के 2 मार्च अगर होती है, पर अगर 100 सवाल कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है। आप इस बात को भी समझिए। सिर्फ आप ये परसेप्शन रखेंगे आप तो हमारा 20 बजे तक खत्म करा दो, तो ठीक है। एक खत्म कराना होता है, एक समझा के वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाना होता है। 3-4 दिन का कोई मैटर नहीं है, पर समझ में आ जाएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। सही है? चलिए, सभी अपना ध्यान रखें। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे और पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद। वापस आऊंगा। चलिए, ओके भाई।